हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ गुरु में। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि आप सभी लोगों के लिए एकदम से फ्रेश बैच, नया बैच 10th क्लास का मैथ चैप्टर 1 से लेके लास्ट तक सारा कुछ कराने वाला हूँ। कॉन्सेप्ट, उसके एग्जाम्पल्स, उसके एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज में सारा का सारा कराएंगे। तो आज का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स। तो दोस्तों, रियल नंबर का गेम खेलने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। कहानी बहुत मस्त है, मज़ेदार है। अगर आप लोगों को उस कहानी में नंबर सिस्टम का जो गेम है, जो खेल है, वो अगर समझ में आए तो कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा, क्योंकि पहले भी कहानी सुनाएंगे, उसके बाद फिर हम आपको नंबर सिस्टम का पूरा कॉन्सेप्ट समझाएंगे, ऑल द अबाउट ऑल द नंबर्स। उसके बाद इस कुछ जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ उसको भी डिकोड करेंगे। तो कहानी कुछ इस तरह से दोस्तों कि एक रोड के किनारे एक जो कुम्हार होता है, वो अपने बहुत सारे मटके जो मिट्टी के पके हुए होते हैं वो रखे हुए था बेचने के लिए। और अचानक एक ट्रक आता है और उसके सारे मटकों के ऊपर चढ़ाते हुआ निकल जाता है। अब वो गरीब आदमी जो कुम्हार था, उसके सारे के सारे मटके टूट चुके थे, फूट चुके थे, क्योंकि उनके सबके ऊपर से ट्रक गुजर चुका था। गरीब आदमी बेचारा रोता भी लगता रहा, लेकिन उस जो ट्रक ड्राइवर था उसने उसका कोई हर्जाना नहीं दिया। तो वहाँ के लोगों ने और उन सब ने मिलके उस ट्रक ड्राइवर को एक राजा के पास लेके गए कि भाई गरीब आदमी, इसके सारे इसने मटके फोड़ दिए हैं, तो एटलीस्ट इसको कुछ ना कुछ तो दिया जाए भाई। तो राजा ने पूछा कि भाई कुम्हार को बुलाया जाए। कुम्हार आया अंदर। कुम्हार से पूछा जाता कि कितने मटके थे तुम्हारे, बताओ तो मैं तुम्हारा कुछ इंतजाम करवाता हूँ, कुछ पैसे दिलवाता हूँ उससे। तो जो कुम्हार ने पहेली के हिसाब से कुछ पूछा, जो कितने मटके थे उसके, तो पहेली के माध्यम से वो बताता है कि महाराज जी राजा से कहता है कि अगर हम दो दो मटकों के पेयर बनाते तो एक मटका बचा रहता या बच जाता। अगर हम तीन तीन मटकों के पेयर बनाते तो दो मटके बच जाते। अगर हम चार चार मटकों के पेयर बनाते तो तीन मटके बच जाते। अगर चार चार के पेयर बनाते तो तीन मटके बच जाते। और अगर पांच पांच मटकों के पेयर बनाते तो चार मटके बचे रह जाते। और अगर छः छः मटकों के पेयर बनाते तो पांच मटके बचे रह जाते। और अगर मैं सात सात मटकों का पेयर बनाता तो कोई भी मटका नहीं बचता। और हाँ, हमारे टोटल जो मटके थे वो 140 से ज़्यादा नहीं थे। तो ये दोस्तों आज की मैथ के रियल नंबर से ही जुड़ी हुई कहानी है। अगर आप इसके एग्जैक्ट आंसर बता पाएं कि कितने उसके पास मटके थे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। उससे पहले आइए चलते हैं नंबर सिस्टम को डिकोड करने, उसके बाद इस कहानी की पहली को भी सुलझाएंगे। तो सबसे पहले जो ग्रेड 10th का क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है दोस्तों, इसका नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, क्योंकि ये बैच स्पेशली 10th क्लास के लिए, तो आपको बहुत सारे बच्चों को अभी भी प्रॉब्लम होती है कि ये रियल नंबर में कैसे नंबर्स होते हैं, दिखते कैसे नंबर, कौन कौन से नंबर रियल नंबर में होते हैं। तो आइए इनको डिकोड करते हैं। सबसे पहले रियल नंबर को हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। रियल नंबर जो बनते हैं वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलके बनते हैं। ठीक है ना। एक चीज़ ध्यान रखना कि रेशनल और इरेशनल का जो ग्रुप होता है वही नंबर आपके रियल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, राइट। देखिए यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी इरेशनल नंबर्स। तो एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, राइट। अब इरेशनल नंबर किन नंबर से मिलके बनता है ये भी देख लीजिए। तो जो इरेशनल नंबर है, और इसके बाद ये कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे बताएं, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि रेशनल क्या है, रेशनल क्या है।
तो अब आइए, रेशनल नंबर भी दो नंबर से मिलके बनता है, जो एक होते हैं आपके फ्रैक्शन पार्ट, जो फ्रैक्शनल नंबर होते हैं, दूसरा इंटीजर्स, राइट। तो रेशनल नंबर दो नंबर से मिलके बने होते हैं, फ्रैक्शनल नंबर और इंटीजर से। कितनी मजे की बात है, इंटीजर भी कुछ अलग पार्ट में बट जाता है, यहां से भी कुछ डिफरेंट नंबर का जो ग्रुप है वो इंटीजर बनाता है। इंटीजर मिलके बनते हैं किस किस से, नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स, और उसके साथ साथ होल नंबर्स। ये आपका इंटीजर का सेट है। इसके बाद होल नंबर भी कुछ खास किस्म के नंबर को मिला के बनता है, ध्यान दीजिएगा। तो होल नंबर में क्या होता है, जीरो होता है एंड नेचुरल नंबर्स। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया रियल नंबर का। अब आपने देखो, अब आपको समझ में आ जाएगा और आज के बाद कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि नेचुरल नंबर से शुरू किया, जीरो, होल, नेगेटिव, इंटीजर, फ्रैक्शन, रेशनल एंड रेशनल, देन ऑल काइंड्स ऑफ नंबर। जब ये सारे नंबर एक साथ मिल जाते हैं वही रियल नंबर हो जाता है। इसका मतलब चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे जीरो हो, होल नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो, इंटीजर हो, फ्रैक्शनल नंबर हो, ये सारे नंबर रेशनल हो या रेशनल, ये सारे के सारे नंबर मिलके क्या बनाते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है ना। अब नेचुरल नंबर भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये चाहे फिर वो आपका इवन नंबर हो, चाहे ऑड नंबर हो, या फिर प्राइम नंबर हो, या फिर और भी नंबर आ जाते हैं, को प्राइम है, कंपोजिट है, बहुत सारे नंबर्स हो जाते हैं। तो आइए एक एक चीज को अनकोड कर देते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर बात करें नेचुरल नंबर की, आप सबको पता है कि काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर, मतलब जिनकी हम काउंटिंग करते हैं बिगिनिंग फ्रॉम 1 1 2 3 4 और देयर इज नो एंड ऑफ द नंबर्स। देन इसके बाद अगर बात करें तो होल नंबर, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। ध्यान से समझिए कि जो नेचुरल नंबर है अगर उसमें जीरो आगे हम लगा दें तो वो जो सेट बनेगा वो होल नंबर बन जाएगा। तो छोटा सा डिफरेंस है होल नंबर और नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर बिगिन फ्रॉम 1 and whole number begins from 0. So these are the natural number and whole number. अब whole number means 0 1 2 3 4 5, अगर इसमें नेगेटिव नंबर को भी ऐड कर दें -1 -2 -3, तो ये जो सेट बनेगा नंबर का इसको बोलते हैं इंटीजर पार्ट। ये इंटीजर्स होते हैं। और अगर फ्रैक्शनल नंबर को भी हम इंटीजर के साथ मिला दें तो वो बन जाते हैं रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर की डेफिनेशन भी समझ लीजिए दोस्तों क्या होती है। रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ध्यान रखो, मतलब एक डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में। बट एक कंडीशन है इसमें, a rational number can be expressed or written as p upon q where p and q both are integers। मतलब जो p and q होगा, p and q both belongs to integer, दोनों इंटीजर से आते हैं। एंड q शुड नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, वही आपका रेशनल नंबर है। क्या है, एक बार फिर से समझ लीजिए। अ नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। q जीरो नहीं हो सकता है, q जीरो हो गया तो फिर वो रेशनल नंबर नहीं होगा। बस इतना ही फर्क है, अगर डिनोमिनेटर में जीरो हो जाता है तो फिर, ठीक है ना। तो ये सारा गेम था। अब आइए उस पहेली को सुलझाते हैं जो हमने बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर आपको सुनाई थी, एक कहानी जो कुम्हार के मटकों की सुनाई थी। तो कहानी जो थी, अब उसका पार्ट क्या है कि उस कुम्हार ने बताया था कि हमारे पास अगर दो का पेयर बनाए तो एक बचेगा, तीन के पेयर बनाए तो दो बचेगा, चार के पेयर मटकों का बनाए तो तीन बच जाएंगे, कुछ इस तरह से उसने बताया था। लेकिन जब लास्ट में उसने ये बोला कि अगर सात सात
मटकों का पेयर बनाए तो एक भी मटका आपका नहीं बचेगा और जो टोटल मटके हैं वो 40 मटकों से कम हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से चलते हैं। मान लो उसके पास, उसने अगर एनबी लिखते हैं, इसको नोट कर लेना है आपको। अगर उसने दो दो के पेयर बनाए होते तो एक मटका बच रहा था। अगर उसने थ्री थ्री के पेयर बनाए होते तो उसके पास दो मटके बचते। अगर उसने फोर फोर के पेयर बनाए होते तो उसके पास थ्री मटके बच जाते। और अगर उसने पाँच पाँच के पेयर बनाए होते तो चार मटके बचते। अगर उसने सिक्स सिक्स के पेयर बनाए होते तो पाँच मटके बचते। और अगर उसने सेवन सेवन के पेयर बनाए होते तो कोई भी मटका नहीं बचता। और एक कंडीशन थी कि उसके जो टोटल मटके हैं वो 40 से ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल मटके हैं उसके पास वो या तो 40 हैं, या टोटल जो होगा, टोटल किसके बराबर होगा, या तो 140 के या उससे कम। ये ध्यान रखो, जो टोटल है या तो 40 से कम है, ठीक है ना, या 40 के बराबर है। ये ही आपको ध्यान में बात को रखना है। तो दोस्तों, अगर आपने आंसर नहीं ढूंढ पाया तो मैं आपको बताता हूं कि वो नंबर है 119। उसके पास टोटल 119 मटके थे, जिसमें अगर हम दो दो का पेयर बनाएंगे तो एक मटका बचेगा, तीन तीन के पेयर बनाएंगे तो दो मटके बचेंगे, ठीक है ना, और चार चार के पेयर बनाएंगे तो तीन बचेंगे, पांच पांच के पेयर बनाएंगे तो चार बचेंगे, और छह छह के पेयर बचाएंगे तो पांच मटके बच जाएंगे, और अगर सात सात के पेयर बना देते हैं तो एक भी मटका नहीं बचेगा। तो इस तरह से इस पहेली का भी आंसर आपको मिल चुका होगा। तो अब ये पहेली क्यों यहाँ पर मैंने पूछी आप लोगों से, ये क्वेश्चन आपसे क्यों किया था, क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है, और वो रीज़न है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का। यस, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जो आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से परेशान करता है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो आप लोगों को बहुत अच्छे से परेशान करता है, और बहुत समझने में बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, लेकिन फिर भी नहीं समझ पाते हो। तो आइए आज हम आपको ऐसे समझा देंगे कि फिर कभी नहीं भूलोगे। इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं बात कर रहा हूं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसमें क्या है, इसमें फॉर एनी टू नेचुरल नंबर्स, एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी जो होंगे आपके, एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दे आर हैविंग एटलीस्ट टू यूनिक नंबर्स। और वो यूनिक नंबर कैसे होंगे, क्या होंगे, वही आपको ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में मैं समझा दूंगा। अब आपको मैं बहुत पीछे की क्लासेस में लेके चलता हूं जहां पे आपने डिवाइड सीखा था। यस, 3, 4, 5th क्लास में आपको लेके चलता हूं। देखिए यहां क्या था कि अगर आपके टीचर ने आपको बोला था कि 3 का डिवाइड करना है 17 में, या 5 का डिवाइड करना है 21 में, ठीक है ना, तो जब 3 की टेबल आप पढ़ोगे कि वो 17 से ज्यादा ना हो, कम रह जाए, तो 3 6 जा 18 होते हैं, तो 3 5 जा 15। तो यहां पर जो देखेंगे आप, ये 5 आएगा और यहां पर 15 आएगा, इसका जो सब्ट्रैक्शन होगा वो 2 आएगा। इसी से आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा कि यहां ये चीजें क्या है। समझ लीजिए, एक चीज समझ लीजिए कि जिस चीज से हम डिवाइड दे रहे हैं, मतलब जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, उसको बोलते हैं डिवीजर।
मतलब हम 17 में 3 का डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब 3 इसका डिवीजर है, जिसमें डिवाइड कर रहे हैं वो उसका डिविडेंड है। जितने बार हमने टेबल को रिकॉल किया है वो हमारा कोसेंट क्यू है, और जो बच गया वो हमारा रिमाइंडर है। यस, यहीं से गेम शुरू होता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का। क्या होगा, एक यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब ये आपको डिवाइड तो करा देते थे टीचर, एक और ये देखिए 5 4 जा 20, यहां पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। अब यहां पर क्या होता था, टीचर आपको बोलता था कि क्वेश्चन को वेरीफाई करो कि क्या ये आंसर करेक्ट है या नहीं। तो वेरीफाई के लिए आपको एक फॉर्मूला लिखाया जाता था, वो ये होता था कि डिविडेंड इक्वल डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, जिसको शॉर्ट में हम REM भी लिख देते हैं। मतलब डिविडेंड जो है वो किसके बराबर हो जाना चाहिए, उसके डिवीजर एंड कोसेंट के प्रोडक्ट प्लस 2 अगर ऐड कर दें तो जिस नंबर में हमने डिवाइड किया अगर वो नंबर हमें मिल गया तो हमारा वो आंसर सही हो जाता था। आओ इसको वेरीफाई करते हैं। तो डिविडेंड यहां पर कितना है, 17 है। अच्छा, ये 17 किसके बराबर होना चाहिए, हमारा जो डिवीजर है 3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 में जो कोसेंट है, और प्लस रिमाइंडर 2 करेंगे तो देखो ये कितना आ रहा है, 17 इक्वल टू 3 5 जा 15 प्लस 2, तो 17 इक्वल टू 17, बस ये इक्वल आ गया। हमारा टीचर हमसे वेरीफाई करने के लिए बोलता था, वेरीफाई भी हो गया, इसका मतलब ये आंसर सही है। यही यूक्लिड डिवीजन लेमा है, यही, यस हाँ, यही यूक्लिड डिवीजन लेमा है कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and v there exist two unique numbers, q means quotient and r means remainder। अब किसी भी दो नंबर को आप, जो इसका यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, किसको कैसे लिखते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए डिवीजर जो होता है वो a होता है, मतलब ये डिवीजर यहां पर हम a लिखेंगे, और जो सॉरी डिविडेंड जो है वो a हो गया, डिवीजर हमारा ये b हो गया, कोसेंट हमारा q हो गया, प्लस रिमाइंडर r हो गया। बस इसी को हम यहां लिख देते हैं कि a इक्वल बी क्यू प्लस r। यही आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा है दोस्तों। अब आप कोई भी दो नंबर ले लीजिएगा, उसमें कोसेंट या रिमाइंडर होगा ही होगा, ये दो अलग से नंबर आपको मिल जाते हैं, लेकिन ये कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए एक और चीज है कि जो आपका रिमाइंडर r है वो हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा, एंड रिमाइंडर से हमेशा बड़ा क्या होगा आपका, सोच के देखो क्या होगा, यस, तो जो रिमाइंडर से बड़ा होगा वो हमेशा आपका b होगा। ठीक है ना। कुछ इस तरह से इस जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है इसको हम आगे करते हैं। ठीक है ना। इस यूक्लिड डिवीजन लेमा का ही यूज करके हम जो यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिथम है इसकी, उसके थ्रू हम HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं। इससे पहले आप जो फाइंड करते थे HCF फाइंड करते थे तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड करते थे, लेकिन यहाँ पर यूक्लिड्स ने अपना मैथमेटिशियन थे, इन्होंने अपना दिमाग लगाया और बड़े बड़े नंबर का जो HCF है वो एक अलग तरीके से फाइंड किया जा सकता है। तो वही इन्होंने यहाँ पर इसका अपना पूरा योगदान दिया है। ठीक है ना। इसको आप यहाँ पर भी वेरीफाई कर सकते हो, जो हमने दूसरा ये वाला डिवीजन किया था। देखिए यहाँ पर a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखा हुआ है, तो a हमारा 21 हो गया इक्वल टू बी क्यू क्या होगा b। ठीक है ना, बी क्यू, तो ये हो जाएगा आपका 5 क्यू मीन्स मल्टीप्लाई 4 प्लस रिमाइंडर 1,
तो ये 21 इक्वल 20, 5 4 जा 20 प्लस 1, तो यहाँ पर 21 इक्वल टू 21 हो जाएगा। और इस नंबर को अब ये देखिए कैसे फाइंड कर सकते हो। तो हमारे पास दो नंबर है, एज थ्योरम सजेस्ट कि एनी टू पॉजिटिव इंटीजर देयर एग्जिस्ट टू अनदर नंबर q एंड r रिमाइंडर। तो 5 और 3 में आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं कि 5 इंटू 4 प्लस 1। तो जो 5 एंड 21 दो नंबर है, इसके बीच में आपको 4 एंड 1 एक अलग से दो यूनिक नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स मिल रहे हैं। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो आइए अब चलते हैं एक्सरसाइज पर। जो 1.1 एक्सरसाइज है उसके सारे के सारे क्वेश्चन को अभी तोड़ेंगे, अभी के अभी खत्म करेंगे। Well, now we will begin exercise of this chapter 1.1 and 1.2. Both the exercise will be done today in the whole video. One more thing I would like to tell you कि मैंने आपको बेसिक पूरा रियल नंबर का जो है वो समझा रखा है, उसके बाद यूक्लिड डिवीजन लेमा एक्सप्लेन कर रखा था, ठीक है ना। वहां पर मैंने एक चीज छोड़ के रखी थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्यों छोड़ के रखी थी, वो क्वेश्चन के साथ आपको समझाएंगे तो बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बट फिर भी मैं बता दे रहा हूं आपको क्या करना है कि जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वो ये है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर, ठीक है ना। किसी भी कंपोजिट नंबर को जो उसके प्राइम फैक्टर करेंगे उसके प्रोडक्ट में ही वो होते हैं। इज इट क्लियर? तो अब आइए एक्सरसाइज पर। और एक्सरसाइज पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो एक्सरसाइज 1.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यहीं पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज हो रहा है। कैसे यूज होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए 1 स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, तो यहां पर क्या होता है, 1 के फैक्टर 1 ही होगा, 2 का 1 एंड 2 फैक्टर होगा, 3 का 1 एंड 3 होगा। लेकिन जो 4 है उसके 3 फैक्टर हैं, 1, 2 एंड 4, क्योंकि 1 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है। यस, तो इसीलिए जो 4 के मान लो फैक्टर, अभी इस क्वेश्चन को छोड़ के रखने, मान लो 4 है। अब 4 के फैक्टर क्या है, 4 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 4, तो ये मोर देन 2 फैक्टर आ गई। और ये जो है ना, देखिए 1 और 2, ये तो इस तरह से इसको बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर जिसमें मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। तो अब आइए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं फटाफट। फॉर एन एग्जांपल हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखो आराम से सीखते चलोगे, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा। फॉर एन एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है 140। अब इसके जब आप फैक्टर करोगे तो पहले 14 के फैक्टर करो। 14 के फैक्टर क्या होंगे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 14 इंटू 10, ठीक है ना, समझ रहे ना। अब इसको 14 के फैक्टर करोगे तो हो जाएगा 2 इंटू 7, और 10 के जब फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 5। ये देखो सारे के सारे नंबर आपके दिखाई पड़ रहे हैं, 2, 7, 2, 5, ठीक है ना। अब यहां पर क्या करना है, यहां पर स्मॉल सा छोटा सा काम करना है। 2 2 बार आया तो 2 रेज टू पावर 2 इंटू 5 1 बार आया तो 5 पावर 1 इंटू 7 पावर 1। बस यही इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर हो गया। ये जो प्रोडक्ट है प्राइम फैक्टर का, देखो वो इस तरह से आपका हो जाएगा। आइए एक बार इसका सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। ये फर्स्ट पार्ट था और बाकी वही वाला चलेगा, एक तेरा एक मेरा, एक मैं सॉल्व करूंगा एक आप सॉल्व करेंगे, एक मैं सॉल्व करूंगा एक आप सॉल्व करेंगे। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट में। अब यहां पर है 156, राइट, मिसिंग नहीं होना चाहिए एक भी चीज, पूरा समझ के चलो। 156। अब जब इसके फैक्टर करोगे, ठीक है ना, तो देखो 156 के कैसे करोगे, 2 2 जा 4, 3 जा 12 एंड 12 13 जा 156 होता है, ठीक है ना। 12 का स्क्वायर करोगे ना, 12 12 जा 144, और उसमें आप 12 ऐड कर दोगे तो 156 आ जाएगा। तो अब इसको भी उसी फॉर्म में लिखना, कैसे, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर में करोगे तो यहां पर देखो 2 2 बार आया है तो यहां पर 2 रेज टू पावर 2 हो जाएगा, इंटू 3 1 बार आया तो 1 होगा, इंटू 13 1 बार आया तो ये हो गया। यही आपके आंसर्स हैं,
कितना देखो समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? अब ऐसे ही बेटा इसका थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट आपको फटाफट करके आना है। देखिए मैंने 2 पार्ट आपको एक्सप्लेन कर दिए, थर्ड पार्ट आप कर लीजिए, फोर्थ पार्ट आप कर लीजिए, सिक्स पार्ट आल्सो यू कैन डू। अगर कहीं किसी को प्रॉब्लम हो तो आपका जो पुराना मेथड 4th 5th 6th क्लास में जो पढ़ के आए हो, 7th 8th में पढ़ते रहे, वो मेथड अप्लाई कर लो। वो मैं करके दिखा रहा हूं, सिर्फ मैं कि कैसे लिखोगे बाकी आप कर लेना। फॉर एन एग्जाम्पल थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि 3825, तो जो आपका बहुत ही पुराना पहले से ही मेथड है वो फॉलो करो। इसमें कैसे करते हैं, एक लाइन यहां करते हैं और ऐसे, ये वाला जो मेथड है आप प्राइम फैक्टराइजेशन वाला, ये मेथड भी यूज कर सकते हो और इस जगह आपके नंबर्स आएंगे, बस उस नंबर को इसके फॉर्म में लिखते जाना है, सिंपल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी यहां पर देखो क्या है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। ये हमें वेरीफाई भी करना है और इन गिवन क्वेश्चंस के आंसर भी एलसीएम एचसीएफ भी फाइंड करना है। यस, अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा क्यों समझाया गया था, व्हाट वाज द नीड ऑफ एक्चुअली ऑफ दैट यूक्लिड डिवीजन लेमा। यस, अभी तक जो आप इसके एचसीएफ फाइंड करते थे, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करते रहे, वो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करते रहे, लेकिन यहां पर एक्चुअली आप क्या यूज करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यस, बहुत छोटी सी चीज है, समझिए क्या करना। व्हाट यू आर सपोज टू डू ओनली, यू आर सपोज टू डू ओनली, यू आर ऑब्जर्व ओनली, यू आर सपोज टू ऑब्जर्व। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सबसे छोटा नंबर क्या है, 26। इस क्वेश्चन में सबसे छोटा नंबर क्या, दोनों नंबर में 92, और इसमें सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर क्या, 54। बस सबसे छोटे नंबर से आप बड़े नंबर में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहां से एचसीएफ फाइंड करेंगे कैसे, सबसे पहले हम चलो एलसीएम फाइंड कर देते हैं, ठीक है ना। तो एलसीएम फाइंड करेंगे पहले कितने का, 26, पहले एलसीएम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना, या एचसीएफ फाइंड कर लो। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या करोगे, देखो 26 के फैक्टर करोगे अगर आप, और या फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज कर लो। बेटर इज दैट कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा किस दिन के लिए, आज ही के दिन के लिए बनाई गई ना, वो उसका फायदा उठाइए, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 26 क्योंकि सबसे छोटा नंबर है तो 26 से डिवाइड करेंगे 91 में। तो 26 का डिवाइड 91 में करेंगे तो 26 की टेबल 3 बार आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। तो 3 बार जब टेबल आप पढ़ोगे, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 1 7, इसमें माइनस कर दोगे तो यहां पर ये आपका आ जाएगा 3 और यहां बचेगा 1। यस, अब यहां पर ध्यान रखना है, 26 आपका डिवीजर था, यूक्लिड डिवीजन लेमा पे जाइए, और 91 आपका डिविडेंड है, 3 कोसेंट आपका आ चुका है, 13 रिमाइंडर है। बस जिसने 91 को काटा अब 13 से उसको काट दो, सिंपल थिंग इज दैट, जिसने काटा उसका नंबर, हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। पहले 26 ने काट दिया 91 को, अब 13 से 26 को काटेंगे भाई। तो आइए अब ये जो रिमाइंडर बचेगा ना, इससे हम जो पहले वाला डिवीजर है उसको डिवाइड करेंगे, सिंपल है बहुत, 13 2 जा 26। अब जिस नंबर पे ये 0 हो जाए पूरा उस रिमाइंडर, बस वही आपका एचसीएफ है। सो 13 से ये रिमाइंडर 0 हुआ है, तो यहां देखेंगे कि जो एचसीएफ है, द एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 इज 13। इज क्लियर? यस। अब आइए मजे के काम करते हैं, अब हम इन्हीं दोनों का एलसीएम भी निकालते हैं, इन्हीं दोनों का एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा, कैसे निकलेगा, देखो एलसीएम निकाल लेंगे, इनके फैक्टर कर लो, ठीक है ना। इसका फैक्टर कर लेंगे 26, तो दोनों को एक साथ लिख लो, 26 एंड 91 एलसीएम के लिए, और वही आपका प्राइम फैक्टराइजेशन वाला कॉन्सेप्ट लगा दो। तो पहले ये देखो 26 2 से डिविजिबल है 13 टाइम, और 91 डिविजिबल नहीं है, तो उसको परेशान नहीं होना, आप एज इट इज लिख लीजिए, नोट डाउन एज इट इज। फिर देखो 13 अब 2 से डिविजिबल नहीं है, 91 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 13 से ही डिविजिबल है बिकॉज इट इज ए प्राइम नंबर। तो 13 1 जा 13 एंड 91 इज आल्सो डिविजिबल बाई 13, तो 13 7 जा, राइट। अब देखो ये 7 से हो जाएगा 1।
अब जो इसका एलसीएम आएगा वो ये आएगा, यहां से आपको दिखाते हैं। तो एलसीएम इक्वल टू 2 × 7 × 13, इन सब का जो प्रोडक्ट होगा वही आपका मल्टीप्लाई होगा। तो देखो बहुत सिंपल सी चीज है, 2 7 जा 14 × 13 है। आप छोटे वाले नंबर का स्क्वायर करो, उसमें एक बार 13 ऐड कर दो, क्योंकि 14 एक बड़ा नंबर का प्रोडक्ट है। तो यहां पर आ जाएगा 13 का स्क्वायर 169। ये मल्टीप्लाई करने का भी तरीका है। और प्लस उसमें 13 ऐड कर दोगे तो 9 + 3 12, 6 1 7 एंड प्लस कैरी वाला 1, तो 8 और ये 1। तो ये आपका आ जाएगा, जो एलसीएम होगा वो यहां पर आ जाएगा आपका 182। एचसीएफ 13, एलसीएम 182। बस अब क्या है, दूसरा देखो, ये कह रहा है कि वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? ये वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के बराबर होगा। 2 नंबर है 26 और 91। तो चलो इसको वेरीफाई करते हैं। देखो एलसीएम कितना आया 182, वेरीफाई है यहां से ध्यान रखना, इंटू एचसीएफ 13 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 26 × 91। अब इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करो फटाफट यहां। तो 182 में अगर 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, मैं करके दिखा रहा हूं। ये तो ये 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहां 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई हुआ 2366 इक्वल टू, फटाफट इनका भी मल्टीप्लाई कर लो यहीं पे, 26 का 91 में ऐसे, तो ये 1 से होगा तो 26 रहेगा। ये 6 6 2 3, ये देखो ये इधर भी आया 2366। यस, इस तरह से आप आराम से कर सकते हो। समझ में आ गया? सबसे पहले क्या किया आपने, एचसीएफ फाइंड कर लिया, फिर एलसीएम फाइंड कर लिया, फिर दोनों नंबर को एलसीएम इंटू एचसीएफ किया, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर किया, दोनों साइड बराबर है, एलएचएस बराबर आरएचएस। यस, तो अब इसके जो बचे पार्ट हैं, सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन, ये आपको खुद से ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो आपके अंदर क्या कितना समझ में आया वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं, दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यस, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, वही फटाफट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर दो। एक क्वेश्चन समझा रहा हूं, बाकी आप देख लीजिए, सारे आपको करने पड़ेंगे। जैसे ये है 12 15, ठीक है ना, तो इसमें आपको क्या करना है, फटाफट इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। देखो 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या 2 2 जा 4 3 जा 12, 15 प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15, ठीक है ना, 3 × 5 एंड 21 का जो होगा वो 3 × 7। एंड यू नो कि एचसीएफ के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब दोनों में देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, एचसीएफ। यहां पर देखो 3 है, यहां पर 3 है, यहां पर 3 है, यहां 2 2 है, यहां 2 कहीं नहीं, यहां 5 है, यहां 5 5 नहीं है, 7 यहां इन दोनों में 7 नहीं है। तो एचसीएफ जो आएगा वो आपका 3 आ गया। इतना समझ में आया? अब एलसीएम के लिए क्या करोगे, जो कॉमन है वो तो लिखना ही है एक बार, और जो कॉमन नहीं है उन सबका प्रोडक्ट, यही तो एलसीएम है। चलो आओ एलसीएम को देख लो। आप वो तीनों नंबर एक साथ करके भी देख सकते हो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो। देखो एलसीएम, अब ये जो आपका है ये वही है 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1, ठीक है ना, और 3 हर जगह है, तो सिंपल हो जाएगा 2 × 2, मतलब ये वाला हम पूरा लिखेंगे, प्लस 3 तो ऊपर अवेलेबल है तो हम नहीं लिखेंगे, 5 लिखेंगे, और 3 नीचे भी है तो नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार आ चुका है ना, अब 7 लिखेंगे। और इन सब का जो एलसीएम आएगा, यहां पर रुको रुको सावधान, यस बोलो क्यों, बिकॉज
कभी भी आपको मल्टीप्लाई में ऐसे डायरेक्ट नहीं करना है कि 2 2 जा 4 5 जा 27 जा, मुश्किल हो जाएगा। आपको क्या करना है, सिंपल थिंग इज दैट, यहां पर एक 3 मिसिंग है जो मैंने नहीं लिखा, मैं उसको भी पहले लिखता हूं यहां से, क्योंकि जो 3 कॉमन है वो वाला हमने लिखा नहीं, तो वो भी लिखना पड़ेगा। तो ये 3 इंटू 5 इंटू 7। तो हमेशा याद रखो, कभी भी प्रोडक्ट में एक 2 और एक 5 का जो पेयर मिल जाए ना, वो 10 बनाता है, लास्ट में 0 आएगा। तो हम इस 2 को और किसी एक, इस 5 को किसी एक 2 को छोड़ देंगे। अब इनका मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सीधा लास्ट में 0 रखेंगे। अब इन बचे हुए नंबर का मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6 7 जा 42, और जो 2 एक 5 छोड़ के रखा है इसका, क्योंकि 2 5 जा 10 होगा और 42 में 10 का मल्टीप्लाई होगा, तो वो यही बना देगा। यस और नो? तो बस आपका आंसर आ गया। फटाफट इसको भी देख लो इस तरह से। सेकंड पार्ट ऐसे ही होगा। कैसे होगा? देखो 17 का फैक्टर करोगे तो ओनली 17 आएगा, क्योंकि प्राइम नंबर है। 23 का फैक्टर करोगे तो 23 आएगा। 29 का फैक्टर करोगे तो 29 ही आएगा। और इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं, उसमें 1 हमेशा याद रखो, क्योंकि 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। तो यहां पर HCF जो आएगा वो 1 आएगा, एंड LCM जो निकल का आएगा वो इन नंबर का प्रोडक्ट ही होगा, क्योंकि इसमें कोई नंबर कॉमन है नहीं। तो जब कोई कॉमन नंबर है नहीं तो बचे नंबर हैं उन्हीं का मल्टीप्लाई, और इन सब का जो मल्टीप्लाई होगा वो 1 1 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है ना? अब ये आंसर हो गया थर्ड वाला आपके लिए। ठीक है, आंसर कमेंट बॉक्स में। आइए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन दैट HCF 306 एंड 657 इक्वल टू 9, मतलब इन दो नंबर का, ये दो नंबर है, समझ लो पहले, ये दो नंबर हैं, इन दोनों नंबर का जो HCF है वो 9 है। LCM फाइंड करना। क्या बात है, आइए देखते हैं। देखो मैंने आपको अभी वेरीफाई किया था कि LCM इंटू HCF इक्वल क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, राइट। अब जब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है तो यहां पर क्या करोगे? एक चीज देखनी पड़ेगी आपको। ये LCM कितना है फाइंड करना है, इंटू HCF 9 है, एंड बोथ द नंबर्स आर 306 इंटू 657। ठीक है ना? LCM को फाइंड करना है तो LCM को यहां रोक के रखेंगे, तो 306 इंटू 657 में डिवाइड करेंगे 9 का, तो यहां जो LCM आएगा इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो ठीक है ना? 9 3 जा 27, 3 बचेगा 36, 9 4 जा 36, तो बस 34 में 657 में 34 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही आपका LCM आएगा। इधर करके देख लेते हैं एज ए रफ वर्क। देखो 657 मल्टीप्लाई 34, 4 7 जा 28, 2 कैरी हो जाएगा, 4 5 जा 20 प्लस 2 22, एंड 4 6 जा 24 प्लस 2 26, इंटू 3 7 जा 21, अगेन 2 कैरी, 3 5 जा 15, 2 17, 1 कैरी, 3 6 जा 18, 1 19। नाउ यू ऐड देम, 8 3 7 6 13, 9 2 11 2 12 एंड 2 2 2 3 3 8। यस 2 2, ठीक है ना? ये आपका आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब समझ में आ चुका होगा बहुत अच्छे से। तो ये इसका LCM हो जाएगा, ठीक है ना? ये इसका LCM हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Yes, check whether 6 raised to power n can end with the digit 0 for any natural number। मतलब n की जगह हम कोई भी नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होता, 1 2 3 4 5 6 रखें, क्या वो 0 से एंड करेगा? मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों, आ जाओ देखते हैं। देखिए कुछ हम ऐसे नेचुरल नंबर ऐसे ही ले लेते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन।
अगर 1/1 हम देखें, 6 की पहले 6 की पावर n की जगह 1 पुटअप करें तो 6 आएगा, मतलब 0 नहीं आया। अगर हम 6 की n की जगह 2 पुटअप करें तो 6 6 36, तो भी ये देखो 0 नहीं हुआ। अगर 6 की पावर 3 रखें तो भी ये हमारा 0 नहीं होगा, तो ये आपका 0 फिर से भी नहीं होगा, क्योंकि 6 की कितनी भी पावर रखते जाओ 0 क्यों नहीं हो रहा 0। यस, देखिए किसी भी नंबर को 0 होने के लिए कंडीशन है। कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं, कंडीशन क्या है। कंडीशन ये कि उस नंबर के फैक्टर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n होना बहुत जरूरी है। मतलब उसमें 2 फैक्टर होने चाहिए 2 और 5, तभी वो 0 होगा, क्योंकि 5 2 10 बनाते हैं ना। अब अगर इसमें देखोगे 6 में, तो 6 के जो फैक्टर हो रहे हैं वो 2 इंटू 3 हो रहे हैं। यहां पर देखो 5 मिसिंग है, एंड बिकॉज ऑफ दैट it will never end with 0. It will never end with 0 with any of the natural number whenever you will put up the value in place of n. ध्यान रखना। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर एक और मजेदार क्वेश्चन है, ये एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 5 इंटू 6 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर क्यों है, वाई? तो सबसे पहले है नहीं है, क्यों है, इन सब पे डिस्कशन हो जाएगा। आराम से लेक्चर में बने रहिए, और ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर लेक्चर रियली में अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल हो, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो, तो प्लीज हिट द सब्सक्रिप्शन बटन टू सपोर्ट। चैनल बिल्कुल नया है, आप लोगों की डिमांड पे ही मैं लेके आया हूं। अभी मुझे भी नहीं लगता है कि कितने सब्सक्राइबर होंगे, लेकिन आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो ये अच्छा हो सकता है आप लोगों के लिए भी, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आप लोगों के लिए हम और मेहनत करेंगे, नया नया कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। दैट आई कैन प्रॉमिस फ्रॉम माय हैंड, राइट। चलिए देखो क्या करेंगे, यहाँ पर इस नंबर के यहाँ पर हम लिखेंगे एक बार 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अगर इसमें से हम 13 को कॉमन ले लें तो बचेगा क्या हमारे पास? हमारे पास बचेगा 7 इंटू 11 प्लस 7 इंटू 11, क्योंकि 13 तो निकल गया ये वाला, प्लस 1। अब देखो 13 इंटू ये 7 11 जा 77, और जब इसका इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है ना, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना आ जाएगा ये आपको देखना पड़ेगा। अच्छा 77 प्लस 1 ऐड होगा बेटा यहाँ पर, ये 77 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 78, राइट। ये अब 13 का जब 78 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक चीज देखो, बड़े नंबर को हमेशा फैक्टर में तोड़ो। 13, ठीक है ना, इंटू 13 इंटू 6 हो जाएगा, क्योंकि 13 6 78 होता है। ये हमने आपको यहां पर ब्रेक करके दिखाया। अब देखो एक चीज है इसमें, द गिवन एक्सपेंशन जो है आपका, ठीक है ना, इसमें 6 एंड 13 एज ए फैक्टर। अब कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है कि उस कोई भी नंबर कंपोजिट तभी होगा जब वो दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर। अब देखो ये जो नंबर पूरा होगा या ये नंबर है, क्योंकि 6 अपने आप में इसका फैक्टर है, मल्टीप्लाई के साथ है, तो 6 से भी ये नंबर कटेगा। 13 भी उसमें है तो 13 से भी कटेगा, और सबका राजा 1 किंग, उससे तो कटेगा ही कटेगा। तो ये मोर देन 2 फैक्टर्स इसके हैं, तो ये कंपोजिट नंबर है। चलो इसको भी देख लेते हैं, ये वाला। अब यहां देखो 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1 है, इंटू 5। तो यहां पर अगर हम 5 को कॉमन ले लें, चलो एक बार लिखते हैं और उसके बाद ही लेंगे कॉमन। सॉरी, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसमें से अगर हम 5 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 7 इंटू 6, 5 नहीं आएगा, अब 4 3 2 1 एंड प्लस 1, ठीक है ना। अब 5, अब देखो इन सबका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 7 6, इन सबका आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो इन सबका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यहां तक, तो ये आ जाएगा 1008 और ये प्लस 1।
तो यहां पर आएगा 5, ठीक है ना, इंटू 1009। यस, 1009 कैनॉट बी फैक्टोराइज फर्दर, 199 कैनॉट बी फैक्टोराइज फर्दर, रिमेंबर, एंड 5 इज ऑलरेडी देयर। तो दो फैक्टर तो ये हो गए इसके, और एक अपना फिर वही 1। तो दैट्स वाई बोथ द कंडीशन दे आर कंपोजिट नंबर। समझ में आ गया? चलो फटाफट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, फिर देखते हैं। देखिए, देयर इज ए सर्कुलर पाथ, इस तरह से एक सर्कुलर पाथ है यहां पर, अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। सोनिका टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिका है, सोनिका टेक्स 1 कंप्लीट राउंड इन 18 मिनट, रिमेंबर, while रवि टेक 12 मिनट फॉर 1 राउंड। जो रवि है वो उसको खाली 12 मिनट ही चाहिए। क्वेश्चन ये है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मान लो दोनों ने सेम पॉइंट से शुरू किया, पॉइंट ए कहीं भी हो सकता है वो सर्कुलर पाथ पर, एंड जो सेम टाइम पर आल्सो, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन भी, मतलब एक जगह से एक टाइम पर एक ही डायरेक्शन में वो भागेंगे। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। देखो अब ये कब एक साथ मिलेंगे ये आपको देखना पड़ेगा। मान लो एक राउंड लिया किसने, सोनिका ने 18 मिनट में, दूसरा राउंड लिया उन्होंने 36 मिनट में दूसरा राउंड, और 3 मिनट में 54, 18 3 54। तो ऐसे करके 18 36 54। अब रवि एक राउंड 12 मिनट में, दूसरा राउंड 24 मिनट में, तीसरा राउंड 36 मिनट में। आंसर आपके सामने आ गया भैया, क्या कर रहे हो? 36 दोनों में कॉमन है, मतलब ये हुआ कि वो दोनों 36 मिनट में दोबारा फिर मिलेंगे। यस, दोबारा फिर मिलेंगे। अब एक बात समझिए, इसको निकालना कैसे है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो उन जो भी नंबर्स होंगे उनका एलसीएम ही लेना होता है। तो देखो क्या करोगे, 18 और 12 का लेना है आपको एलसीएम, 18 एंड 12 का लेना है आपको एलसीएम। और एलसीएम कैसे आएगा, 18 और उससे आगे 12 लिख लो क्योंकि 12 छोटा है, दोनों का एलसीएम निकाल दो। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 9 में जाएगा नहीं, 3 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, एंड देन 3 बन जा 3। देखो अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36। इस तरह से आपको आंसर है। चलो लगे यहां तो वी विल बिगिन द एक्सरसाइज एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। यस, 1.2 आइए उसको भी उड़ाते हैं फटाफट। यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझ लीजिए कैसे कि प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल नंबर। यस भैया, 3 नंबर 4 नंबर पक्के यहां से एक क्वेश्चन आता ही आता है बोर्ड एग्जाम में, बहुत अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पर थोड़ा हमें अलग टैक्टिक्स, अलग बिहेवियर के साथ इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या है कि प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल नंबर, तो हम इसको भी कुछ अलग तरीके से करेंगे। और कैसे कि एज्यूम दैट √5 इज ए रेशनल नंबर। हम इसको पहले रेशनल मान लेंगे बेटा, और जब हम इसको रेशनल मान लेंगे तो आपको पता है रेशनल नंबर दे आर इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। यस और नो? यस। तो यहां पर हम लिखेंगे √5 इक्वल टू P/Q के फॉर्म में लिख देंगे, बट एक कंडीशन लिखेंगे वेयर P एंड Q आर को प्राइम। यस, ये को प्राइम होने चाहिए भैया, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, को प्राइम क्या होता है मैं बता देता हूं, जिसमें 1 के अलावा कोई नंबर कॉमन ना हो, 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर कॉमन ना हो, उसका फैक्टर ना हो, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या करना है, जो ये वाला हमने जूम कर लिया इसका हम करेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग
बोथ द साइड्स। जब हम दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। करेक्ट। अब देखो ये √5 का स्क्वायर है तो ये तो 5 हो जाएगा इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास पी स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान दो, बस आधा काम हो गया अपना। यहां पर देखो क्या है, आपको किस दिन के लिए मैंने यूक्लिड डिवीजन लेमा एक्सप्लेन करके रखा है भैया, इसी दिन के लिए। देखो ये आपका डिवीजर होता है बी, ये आपका डिविडेंड होता है ए, यहां पर आपका कोसेंट होता है क्यू और यहां पर नीचे कहीं रिमाइंडर होता है आर। और यही तो आपका डिवीजन ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है कि ए इक्वल जो डिविडेंड है वो बी क्यू प्लस आर के बराबर होता है। मतलब जो ये आपका ए है इसका वन ऑफ द फैक्टर इज बी। तो यहां पर आप कह सकते हो कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। क्या लिखोगे, हेंस पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अगर पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ध्यान करो क्या उसका पी डिविजिबल नहीं होगा भाई। अगर 5 अगर मान लो 4 2 से डिविजिबल है, ठीक है ना, 4 2 से डिविजिबल है तो क्या उसका स्क्वायर रूट उससे डिविजिबल नहीं होगा? वो भी होगा क्योंकि 2 देखो 4 का स्क्वायर रूट 2 और 2 से वो 2 से डिविजिबल है। तो यहां पर लिखेंगे देयरफॉर P is also divisible by P is also divisible by 5। ये हो गया। अब एक चीज और करेंगे हम यहां पर, एक चीज और करेंगे। वो क्या करेंगे, एक काम और करेंगे यहां पर, उसके बाद हम कुछ और करेंगे। नाउ P इक्वल 5K। अब ये K क्या है, फॉर सम अदर इंटीजर K, फॉर सम अदर इंटीजर K। ये हमें यहां पर फॉर सम अदर इंटीजर के ये करना पड़ेगा। अब क्या करोगे, ये जो वैल्यू है ये हम इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करेंगे पी की जगह। तो देखो पी स्क्वायर मतलब 5K स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 5Q स्क्वायर, राइट। अब ये जो 5K स्क्वायर है इसको ओपन करेंगे तो 25K स्क्वायर इक्वल टू 5Q स्क्वायर हो जाएगा। 5 से इसको कट करोगे तो देखो 5 बचेगा यहां पर, तो ये बचेगा 5K स्क्वायर इक्वल टू Q। मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो Q स्क्वायर मतलब Q स्क्वायर इक्वल टू 5K स्क्वायर। यही एक काम और करना है अब, जो भी आपने इक्वेशन नंबर 1 में किया था। क्या है ये फिर से वही आपका आ जाएगा, जैसे स्क्वायर से स्क्वायर काटोगे तो Q इक्वल टू 5K जो आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसका मतलब ये हो गया है कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अगर क्यू स्क्वायर डिविजिबल है तो ऑफकोर्स क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। बस यही पेज फंस गया। अब देखो यहां पर देखो, अगर यहां आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहां क्या है, पी स्क्वायर एंड पी बोथ आर डिविजिबल बाई 5 एंड यहां पर देखो तो क्यू स्क्वायर एंड क्यू बोथ आर डिविजिबल बाई 5। यस, ये कॉन्ट्रेरी है, यहां विरोधाभास है। हमने इनिशियल पोजीशन पे क्या माना था कि एज्यूम दैट √5 इज ए रेशनल नंबर वेयर P एंड Q आर को प्राइम, मतलब उसमें P एंड Q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 5। वट हेयर यू कैन सी, वट हेयर 5 इज कॉमन इन P एंड Q।
बस बिकॉज ऑफ दैट आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमने गलत एजम्पशन की थी। इट मीन्स, तो यहां पर लिखेंगे हेंस आवर एजम्पशन is wrong, there is wrong, therefore under root 5 is irrational number। तो ये irrational number ही है भाई लोगों, ये रेशनल नहीं है। our assumption is totally wrong। मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे से समझना भी चाहिए, 3-4 नंबर में आएगा और ये हर बच्चे की कमी रहती है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आइए 1-2 क्वेश्चन और इसी एक्सरसाइज में वो भी देखें। अब ये आ गया देखो कि प्रूव दैट 3 + 2 √ 5 इज ए रेशनल नंबर। तो हमारा प्रोसेस वही रहेगा, फटाफट इसको देख लो क्या रहेगा कि एज्यूम दैट 3 + 2 √ 5 इज रेशनल। हमने फिर से इसको एज्यूम किया कि ये रेशनल ही है, तो जब रेशनल है तो इसको हम P/Q के फेस में लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे देयरफॉर 3 + 2 √ 5 = P/Q। अब यहां पर वो फिर से लिख लेना है कि वेयर P एंड Q आर को प्राइम, ये को प्राइम है, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है बेटा, इसको पहले देखिए ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं इसको। तो यहां पर करेंगे तो ये बचेगा आपके पास 2 √ 5 बराबर हो जाएगा P/Q -3, क्योंकि ये प्लस का 3 है ना तो इधर माइनस में आ जाएगा। तो 2 सॉरी ये 5 है, मैंने 3 लिख दिया। अच्छा हाँ, यहां पर राइट। तो ये √5 इक्वल क्या होगा देखो, P - 3Q/Q, ठीक है ना। अब फिर से क्रॉस यहां पर हम ये करेंगे, 2 को ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ओनली √5 के बराबर क्या बचेगा, P - 3Q/2Q। अब देखो एक LHS साइड है, एक RHS साइड है। तो यहां पर क्योंकि इन RHS साइड हम लोग क्या देखेंगे, इन RHS साइड ये जो नंबर है आप देखो, ये वाला इतना नंबर ये P/Q में लिखा हुआ है। इट मींस इन RHS इट इज ए रैशनल नंबर, क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में लिखा है। बट ये किसके इक्वल है, √5 जो हमने अभी प्रूव किया था कि वो इरेशनल नंबर है, रैशनल नहीं है। तो यहां पर फिर लिखोगे इन एंड इन LHS साइड √5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तो हेंस फिर से आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, इज रॉन्ग, ये हमारी जो एजम्पशन है ये रॉन्ग है बेटा। देयरफॉर जो आपका ये नंबर है, ये इरेशनल नंबर ही है। समझ में आया, नोट करते चलना। आइए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी समझ लेते हैं तो आ जाएगा मजा। देखो ये वाला अभी हमने करा दिया, ये वाला √5 के साथ है, ये वाला नहीं हुआ ऐसा। इसको देख लो कैसे करोगे। फिर से फर्स्ट वन ये लिखेंगे कि एज्यूम दैट 1/√2 इज रैशनल नंबर, ठीक है ना। अब जब रैशनल है तो इसको हम P/Q की फॉर्म में लिखेंगे, P/Q, और वो लिखना नहीं भूलेंगे वेयर P एंड Q आर को प्राइम एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये लिखना नहीं भूलेंगे। अब ये जब करोगे आप तो यहां पर आप देख पाएंगे √2 के वैल्यू होगी Q/P। अगेन इन राइट हैंड साइड
ये आपका P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है कि Q अपॉन पी हो या फिर P अपॉन क्यू है तो वो रेशनल नंबर ही ना। और उसके दूसरी साइड तो पहले Q अपॉन पी इज ए रेशनल नंबर, क्योंकि वो ऑलरेडी लिखा है उसी फॉर्म में, रेशनल नंबर। एंड इन LHS में जो है √2 वो तो आपका रेशनल नंबर है, तो दोनों रेशनल इरेशनल बराबर नहीं हो सकते। सो √2 इज ए irrational number. It means our assumption is also wrong here. 1 upon √2 is an irrational number. Clear? This is also irrational number. तो dear students, I hope ये जो चैप्टर है बहुत अच्छे से आपको पूरा समझ में आया होगा। जहां समझ में ना आया, आपको लगेगा आगे बढ़ गया है, तो आप फिर से रिवर्स जाके नोट्स टेकिंग क्लास है, एक भी क्वेश्चन छूटा नहीं है। आपको स्कूल में टीचर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ट्यूशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आई कैन प्रॉमिस यू कि मैं पूरा का पूरा 10th क्लास का पैकेज आपके लिए, हर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट एंड उसकी एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइज आपको देने वाला हूं। बट आपको हमारा सपोर्ट करना पड़ेगा जस्ट बाई क्लिकिंग और हिटिंग द सब्सक्रिप्शन बटन। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। डियर स्टूडेंट्स, बहुत जल्दी आपको लेक्चर 2 भी मिल जाएगा, पॉलिनोमियल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।